harmonics, fundamental frequency, and overtone. Okay, so I'll revise those things. What is this fundamental frequency? What does this represent? So first we will discuss this, after this we will discuss this, and then we will come to overtone. This part you will understand better with the examples. ये part जो है वो example के साथ ज़्यादा अच्छे से समझोगे कि ये क्यों introduce करना पड़ा. Okay, so let's go ahead. Now what is fundamental frequency? First of all, I'm revising that part कि fundamental frequency क्या होती है. Fundamental frequency is that minimum frequency. It is that minimum frequency by which the body can vibrate. Body सबसे minimum जो भी frequency से vibrate कर सकती है, उसका हम fundamental frequency बोलते हैं. Fundamental frequency को natural frequency भी बोला जाता है. It is also called as natural frequency. Okay. This fundamental frequency have three names. It is also called as natural frequency. आपको पता है जब भी आप बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो फोर्स अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, मतलब उस फोर्स से जो भी ड्राइवर फ्रीक्वेंसी है, वो ड्राइवर फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच होती है तो वहां पे रेजोनेंस होता है. सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और इसको एक और नाम दिया जाता है विच इज नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक. Okay, so fundamental frequency is the minimum frequency by which your body can vibrate. It is also your natural frequency. If your driver frequency becomes equal to the natural frequency, your particle starts oscillating with maximum amplitude. Okay, and it is also known as first harmonic. Now, what are harmonics? Harmonics are integral multiple of your fundamental frequency. You know your fundamental frequency is known as first harmonic. So harmonics are just integral multiple of your fundamental frequency. For example, if n is the fundamental frequency, 2n will be second harmonic because n will be your first harmonic, 3n will be third harmonic, 4n will be fourth harmonic, 5n will be fifth harmonic, and so on. So harmonic is just an integral multiple of your fundamental frequency. 2n is the second harmonic, 3n is the third harmonic, 4n is the fourth harmonic, 5n is the fifth harmonic, and so on. It is just an integral multiple of your fundamental frequency. Okay. Next is overtone. It is that highest frequency at which your body vibrate with resonance after this fundamental frequency. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो सेकेंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज एन, ये ऑसिलेट करता है, तो ये तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया. दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इट इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक. उसके बाद आपकी बॉडी का ऑसिलेशन बेस्ट जो होता है, दैट इज विद हाई एम्पलीट्यूड जो होता है, लेट अस कंसीडर वो 3n पे होता है. सो ये जो 3n होगा, पहला हाईएस्ट वाइब्रेशन कहाँ हुआ? n पे. दूसरा हाईएस्ट वाइब्रेशन कहाँ हो रहा है? 3n पे. बीच में 2n है बट 2n पे हो रहा नहीं है, सीधा किस पे हो रहा है? जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी है जिसपे आपका बॉडी मैक्सिमम ऑसिलेट कर रहा है, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन. बिल्कुल दिख नहीं रहा है? नो मैम. अगर दिख रहा है ज्यादा ब्लर है. अब दिख रहा है? मैम आवाज ही ब्रेक हो रही है थोड़ी आपकी. प्रतिभा मैम ये इशू हो रहा है क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? इज इट ओके नाउ? हाँ. ओके फाइन. वॉइस ब्रेक हो रहा है? यस मैम, समवॉट. नहीं मैम, वॉइस एकदम नहीं, ठीक तो है. कभी कभी ब्रेक हो रहा है.
See, it may be नहीं, जब मैम आप कंटिन्यूस बोल रहे हो ना तभी ओवरलैपिंग भी हो रहा है वॉइस का और ब्रेक भी हो रहा है। ओके फाइन। फॉर एग्जांपल आपका बॉडी का जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी था वो n था, जिसपे उसका ऑसिलेशन वाज मैक्सिमम, इज विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, करेक्ट है, इज विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब क्या होगा कि दूसरा जो फ्रीक्वेंसी होगा इससे बड़ा, जिसपे आपका बॉडी फिर से रेजोनेंस दिखाएगा। देयर आर मेनी फ्रीक्वेंसीज जिसपे बॉडी रेजोनेंस दिखाता है, ओके, जिसपे बॉडी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। जो सेकंड हायर फ्रीक्वेंसी होगी जिसपे बॉडी वापस से अच्छे से ऑसिलेट करेगा, उसको हम फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। ओके, मींस ओवरटोन इज दैट फ्रीक्वेंसी which is higher than the fundamental frequency, higher than this fundamental frequency। ये fundamental frequency से जो दूसरी frequency होती है, बड़ी frequency, जिसपे आपका बॉडी वापस से रेजोनेंस दिखाता है, वापस से अच्छे से ऑसिलेट करता है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट ओवरटोन बोला जाता है। तो तुम देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो n और 3n के बीच में अगर मैं इंटीग्रल मल्टीपल की बात करूं तो 2n भी आता है, करेक्ट है, n 2n 3n 4n, बट 2n पे मेरा बॉडी प्रॉपरली ऑसिलेट नहीं करेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखेगा। वो क्या प्रॉब्लम दिखेगा वो हम आगे समझेंगे। ओके, वापस से ब्लर हो गया। मैम If it is- समझ में आ रहा है। दिख रहा है मिस थोड़ा थोड़ा। Still listen, if it is visible, आपको सिर्फ लाइंस का इशू हो रहा है तो डोंट मेक इट अ प्रॉब्लम। And if you सही है, will behave like करो। this, बिल्कुल दिख नहीं रहा है whatever I am writing। नहीं मैम सब दिख रहा है, मतलब दिख रहा है। उतना चलता है मैम। हाँ समझ रहा है। So don't make that an issue please। अगर आपको प्रॉपरली सब कुछ दिख रहा है तो that is not the problem। अगर आपको हेलो ब्लर है तो सब, मिस, हाँ नहीं मैम, मतलब आप जब बोल रही हो ना और जो लिख रही हो वो मैच हाँ, नहीं हो रहा, बस एक साथ बाकी सब हो रहा है। मैं काफी स्लो बोल रही हूँ आयुष। नहीं मैम, मतलब आपने जो बोल दिया, जो आप लिख रही हो ना वो बाद में लिख के आ रहा है, बस ऐसा आ रहा है बस। प्लीज लैगिंग हो रहा है वॉइस का और पिक्चर का इसमें, दैट इज मे बी बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। Zoom is not a Chinese app, it is an American app। Okay, let's go ahead। Please here, everyone please concentrate। Overtone, this is the fundamental frequency, okay, this is the second frequency जिसपे आपका बॉडी इजिली वाइब्रेट कर सकता है। दिस इज सेकेंड फ्रीक्वेंसी जिसपे आपका बॉडी अच्छे से ऑसिलेट कर रहा है। पहला फ्रीक्वेंसी क्या था, ये। दूसरा फ्रीक्वेंसी क्या है, ये। जो भी दूसरा हायर फ्रीक्वेंसी होता है जिसपे आपका बॉडी अच्छे से ऑसिलेट करता है, उसको हम ओवरटोन बोलते हैं। अब मैम इसको तो मैं थर्ड हार्मोनिक भी बोल सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो थर्ड हार्मोनिक, तो मुझे ओवरटोन नाम लेने की क्या जरूरत पड़ी। रीजन ये था कि बीच में एक सेकेंड हार्मोनिक भी है जिसपे मेरा बॉडी ऑसिलेट प्रॉपरली नहीं करता। बीच में एक 2n भी है जिसपे मेरा बॉडी का ऑसिलेशन उतना परफेक्ट नहीं है जितना परफेक्ट होना चाहिए, या जिसपे मेरा बॉडी प्रॉपरली, मेरा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। सो ओवरटोन्स आर दोज फ्रीक्वेंसीज जिसपे मेरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एकदम प्रॉपरली रेजोनेंस दिखाता है। ओके, इस 2n पे दिस 2n इज प्रेजेंट बट दिस 2n इज नॉट प्रोड्यूसिंग प्रॉपर साउंड। इस फ्रीक्वेंसी पे आपको प्रॉपर जो साउंड मिलना चाहिए, जो पार्टिकल का मैक्सिमम ऑसिलेशन होना चाहिए, वो नहीं दिखता इस पे। इसीलिए एक ओवरटोन वर्ड लाना पड़ा कि ओवरटोन का मतलब होता है कि ये वो फ्रीक्वेंसीज है जिन पे आपका बॉडी पर्टिकुलरली प्रॉपरली ऑसिलेट करता है। सो फर्स्ट ओवरटोन फंडामेंटल से ऊपर चलता है, ओवरटोन है, इट्स ओवरटोन। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट ओवरटोन नहीं बोला जाता। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी आती है जिसके ऊपर बॉडी प्रॉपरली ऑसिलेट करता है, सच फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। सो ओवरटोन लाने का रीजन ये था
कि बॉडी सारे फ्रीक्वेंसीज पे प्रॉपरली, सारे इंटीग्रल्स पे प्रॉपरली ऑसिलेट नहीं करती, कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज पे ही करती है। तो जिन पे वो ऑसिलेट करती है प्रॉपरली उनको नाम दिया गया ओवरटोन। सो फर्स्ट ओवरटोन इज दैट frequency after fundamental frequency, that first frequency after fundamental frequency at which your body properly oscillate with resonance. Clear with the part? Samjha? Let's take one example. There are number of people standing here. This is my first fundamental frequency, 1n, 2n, 3n, 4n. ये मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद वाला जो सबसे पहला बेस्ट ऑसिलेशन दिखाता है दैट विल बी माय ओवरटोन। अब जो दूसरा बेस्ट ऑसिलेशन दिखा रहा है वो यहाँ पर दिखा रहा है, तो बीच में सेकेंड हार्मोनिक है, बट इस पे आपका जो ऑसिलेशन है वो परफेक्ट नहीं है। सीधा ऑसिलेशन परफेक्ट किस पे दिख रहा है, वाइब्रेशन परफेक्ट किस पे दिख रहा है, इस पे। So this is your third harmonic and first overtone. So for overtone, first overtone is that frequency at which after fundamental frequency your body perform proper oscillation or proper vibration with resonance. Perfect vibration का मतलब होता है with maximum amplitude, बिल्कुल डैम्पिंग ना होना, डैम्प्ड होना ही नहीं। सो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद आपका ऑब्जेक्ट वापस से रेजोनेंस दिखाता है। इस पे जैसा प्रॉपर रेजोनेंस दिखाना चाहिए वैसा नहीं दिखा रहा है। तो ये सेकंड हार्मोनिक होने के बाद भी स्क्रीन फ्रीज हुआ है क्या? हाँ मिस। मिस एक बार पेन मूव करो ना, पेन। नहीं, इट्स नॉट मूविंग, वेट फॉर अ व्हाइल। नेटवर्क इशू हो रहा है, वेट फॉर अ व्हाइल। Overtone is that frequency after fundamental frequency at which your body perfectly vibrate. It means it vibrate with resonance. There is no damping. Okay, ये वो frequency होती है जिस frequency पे आपका body वापस से resonance दिखाता है fundamental frequency के बाद। Okay, so इसको लाने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि हार्मोनिक्स जो होते हैं n, 2n, 3n, 4n, 5n सारे मल्टीपल्स होते हैं। तो हो सकता है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 2n पे प्रॉपरली काम ना करे पर 3n पे वो प्रॉपरली काम कर रहा है, तो 2n इज द सेकंड हार्मोनिक और 3n पे आपका इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है, तो उसका फर्स्ट ओवरटोन विल बी योर 3n। तो ओवरटोन्स वो फ्रीक्वेंसीज होती है जिसपे आपका बॉडी प्रॉपरली ऑसिलेट करता है रेजोनेंस के साथ योर फ्रीक्वेंसी। क्लियर विद द थिंग्स? इसको और अच्छे से आप आगे एक्सपेरिमेंट्स में समझोगे। So let's go ahead with one more new topic. Are you clear with what is fundamental frequency, what is harmonic, and what is overtone? Overtone थोड़ा बहुत समझा कि ये क्या है? If it is lagging, मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं है। You don't need to make issue of everything. If it is lagging, तो it is all because of the network problem. Let's go ahead. Let's go ahead with a new topic, end correction. Okay, what is this end correction? होता क्या है? Let us consider एक फ्लूइड है या एक ऐसा ट्यूब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। ओके, अब इस ट्यूब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में होता क्या है, ये फ्री एंड्स है। आपको पता है फ्रीली मूविंग एरियाज में हमेशा क्या बनता है? क्या बनता है फ्रीली मूविंग एरियाज में, जरा बताओ। नोड बनता है या एंटी नोड बनता है? एंटी नोड। एंटी नोड। अब होता क्या है कि जब एंटी नोड फ्रीली मूविंग एरियाज में बनता है तो ये एरिया फ्री है, तो जहां पर एंटी नोड यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि हम तो इतने ही पार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग ओनली दिस मच पार्ट, बट एंटी नोड फ्री होने की वजह से ये एरियाज यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स फ्री होने की वजह से एंटी नोड यहाँ ना बनकर
ट्यूब में ना बनकर थोड़ा सा ऊपर बनता है बाहर की तरफ। जब हम लेंथ कंसीडर करते हैं अपने वेव का, तो हम तो क्या करते हैं, हम सिर्फ किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर, बट एक्चुअली में मेरा एंटीनोड कहाँ बन रहा है, बाहर। ये जो करेक्शन हम इन्वॉल्व करते हैं लेंथ के अंदर, योर ओरिजिनल लेंथ इज दिस, बट आपका वेव कहाँ बन रहा है, वेव आपका बाहर थोड़ा सा बन रहा है। तो जब आप इस वेव के प्रॉपर लेंथ को इंट्रोड्यूस करते हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एंटी करेक्शन। एंटीनोड जो है, यस मिस, वो बताओ ना बाहर क्या होता है, वो क्या बोला आपने? कमिंग रिवाइजिंग वेट। ये जो एरियाज है ये फ्री एरियाज है, ठीक है। जब अगर समझो आपको एक वेव का लेंथ लेना है इसके अंदर, कि आपका वेव का इसके अंदर लेंथ क्या है, आपने जो स्टेशनरी वेव बनाया है इसमें, वो वेव का समझो आपको लेंथ लेना है। एक वेव आपने बना दिया किसी तरीके से, एक स्टेशनरी वेव बन गया है, तो आपको ये जो वेव बनना है इस वेव का पूरा लेंथ लेना है। बट होता क्या है कि प्रॉपर जो एंटीनोड्स बनते हैं वो इस एंड पे नहीं बनते, ये जो आपका ट्यूब का एंड है वहां पर नहीं बनते, थोड़ा सा बाहर बनते हैं। क्यों थोड़ा सा बाहर बनते हैं? क्योंकि बाहर एयर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे तो बाउंड्रीज है, तो प्रॉपर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का होता है, एयर मॉलिक्यूल्स का होता है, वो बाहर की तरफ होता है। एंड व्हाट इज एंटीनोड? एंटीनोड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ ना होकर इसके एल लेंथ पे, ये सरफेस पे ना होकर थोड़ा सा ऊपर बनता है। तो जब आपको वेव का लेंथ लेना होता है, तो वेव का लेंथ आप सिर्फ, आप तो क्या मेजर कर सकते हो, अब आपको क्या पता कितना ऊपर गया है, क्योंकि ये तो पूरा ओपन एरिया है। तो आप क्या करते हो, आप अपने लेंथ में करेक्शन करते हो। क्या करते हो कि ये जो एंटीनोड बना है ना, ये जो ऊपर जाके एक्स्ट्रा थोड़ा सा बना है, ये कहीं ना कहीं डायमीटर की वजह से होता है। इट इज बिकॉज ऑफ द डायमीटर ऑफ योर दिस ट्यूब। तो जो ये लेंथ में आप करेक्शन करते हो, प्लीज वेट, जो लेंथ में आप करेक्शन करते हो, इसका ओरिजिनल लेंथ क्या है, इतना, बट ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसने कवर किया है, जब आप उस लेंथ में, इस लेंथ में इसको इंट्रोड्यूस करते हो, इस करेक्शन को इंट्रोड्यूस करते हो, ये बोलता है कि मेरा जो एंटीनोड है, बिकॉज ऑफ दिस फ्री पार्टिकल्स, अंदर ना बनकर थोड़ा सा ऊपर बना है। जब आप इस लेंथ में इस करेक्शन को इंट्रोड्यूस करते हो, देन वी से दैट वी आर गोइंग फॉर एंड करेक्शन। अब दोनों साइड से एंड करेक्शन करना होता है। योर एंड करेक्शन का फॉर्मूला इज गिवन बाय, your end correction का formula is given by, that is your E is given by 0.3 times of D। तो आपका जो भी लेंथ होता है, that is original length, उसमें आप यहाँ पर भी करेक्शन कर रहे हो, यहाँ पर भी करेक्शन कर रहे हो, तो 2 times of E लोगे। ये जो आपका पाइप का लेंथ है, उसमें आप क्या करते हो, 2 times of E को इंट्रोड्यूस करते हो। ये आपका टोटल लेंथ होता है वेव का, जो आप ऑब्जर्व करने वाले हो। अब पूछो क्या पूछना है, पूछो। मिस नहीं समझा। हाँ मुझे पता है मैम, नहीं समझा। हाँ मैम नहीं समझा। ओके वापस समझो। मिस Fine. मिस हाँ बोलो। मिस वो ट्यूब में क्यों ले रहे हैं हम लोग? ये ट्यूब का क्या रोल है? क्योंकि आगे जाके आप पढ़ोगे कि आपने जो स्टेशनरी वेव पढ़ा है, ये जो आपने स्टेशनरी वेव में, ये आगे इंट्रोड्यूस करने वाली थी, पर आपके बुक में थोड़ा ऊपर नीचे करके दिया है, इसलिए मैंने सीक्वेंस में लिया। ये स्टेशनरी वेव भी 2 टाइप के होते हैं। दे आर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के हेल्प से बनाए जाते हैं, लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव की हेल्प से, और देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। ये शायद मैंने नोट्स में लिखवा के भेजा है आपको। अगर आपने रीड किया होता तो आपको पता चल जाता कि आपका स्टेशनरी वेव भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। आप लोग नोट्स रीड वाला नहीं करते। कैसे दिखता है? स्ट्रिंग पे, जो स्ट्रिंग पे बना रहे हो, जो स्ट्रिंग पे बनेगा, ओके एवरीवन, जब 2 ट्रांसवर्स वेव को
इंटरफेयर करवाकर स्टेशनरी वेव बनवाते हो अपोजिट डायरेक्शन से, दैट इज योर ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। जब लॉन्जिट्यूडनल वेव को इंटरफेयर करवाकर वेव बनाते हो, दैट इज योर लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। तो जब लॉन्जिट्यूडनल वेव्स एक दूसरे को इंटरफेयर करके स्टेशनरी वेव बनाते हैं, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। जब दो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव एक दूसरे को मीट करके फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन स्टेशनरी वेव बनाते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। समझा? ये एग्जांपल्स, इनका यूज कहाँ पे होता है? ये जो आप फ्लूइड यूज करते हो, जो आप फ्लूइड बजाते हो, उसके अंदर क्या आप बजा- हवा फ्लूट, जब अच्छा। भेजते हो, फ्लूइड, जब आप उसमें हवा बांसुरी पास आउट नॉइज। करते हो वहां से, या वेट, वहां से आपको आवाज सुनाई देती है, करेक्ट? तो उस फ्लूइड के अंदर जो वेव्स इंटरफेयर होते हैं एक दूसरे से, दैट इज योर लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। वो लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव होते हैं। और जो स्ट्रिंग पे आप क्रिएट करते हो, दैट इज योर ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स वॉइस क्रिएट करते हैं, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स वॉइस क्रिएट नहीं करते। सो आप जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आप मोस्टली जो Hello, यूज miss. करते हो, हाँ बोलो, इस गिटार में वो ट्रांसवर्स वाला होता है उसमें ट्रांसवर्स वाला होता है। तो वहां और पर जो आप पियानो में साउंड, पियानो में और इसमें क्या बोलते हैं आपका फ्लूइड में, ये सारे लॉन्जिट्यूडनल होते हैं, और पियानो में। लॉन्जिट्यूडनल। ओके मिस। या सो योर स्टेशनरी वेव्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। जब आप दो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को अपोजिट डायरेक्शन से मीट करवाते हो, दैट इज योर लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। जब आप ट्रांसवर्स वेव जैसे कि स्ट्रिंग वगैरह है, उस पे आप इंट्रोड्यूस करवाते हो, दैट इज योर ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। ओके, अभी हम लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं कि जब मिस ये एक फ्लूइड है, अगर समझो दोनों साइड से ओपन है, बोलो मिस बोलो, ये दोनों सुन रही वाले हूँ। ये दोनों वाले जो एक फ्लूट का है और एक गिटार का है, तो फिर वो दोनों ये वाले क्या बोलते हैं, लॉन्जी ट्रांसवर्स वाले ही स्टेशनरी वेव है ना? फ्लूइड वाला ट्रांसवर्स नहीं है, फ्लूइड इज मिस वो लॉन्जिट्यूडनल। कैसे? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मिस लॉन्जिट्यूडनल आपने, में तो ऐसा रेयरफैक्शन कंप्रेशन वैसा होता है ना कुछ सीन। हाँ, तो फ्लूइड में भी कंप्रेशन और लॉन्जिट्यूडनल। मैंने जब आपको रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट पढ़ाया था, याद है आपको? जब मैंने आपको रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको लॉन्जिट्यूडनल वेव के लिए फ्लूइड का एग्जांपल लेके समझाया था कि यहाँ पर जब कंप्रेशन जाता है, रेयर, जब हम देख रहे थे कि डेंसर टू रेयर मीडियम वाला जब कंडीशन हमने देखा था, वहां पे मैंने फ्लूइड का एग्जांपल लिया था कि जब आप यहाँ से हवा फेंकते हो, दिस बिकम डेंसर, बाहर का मीडियम इज रेयर। जब वो यहाँ जाता है, यहाँ पर कंप्रेशन जैसे ही रिच होता है, प्रेशर हाई होने की वजह से सामने से वो बाहर निकल जाता है। सो कंप्रेशन हमको रेफ्रैक्शन जैसा दिखता है। कुछ याद आ रहा है अमन? हाँ मिस, हाँ। सो यहाँ पर जो फ्लूइड में बनता है ना, दैट इज योर लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। जो हाँ, आपका मैं समझ गिटार गया। में बजता है, गिटार हैव अ स्ट्रिंग, गिटार के अंदर स्ट्रिंग होता है, उस स्ट्रिंग के ऊपर आप वेव्स जनरेट करते हो और वो वेव्स एक दूसरे को आकर टकराती है। तो जब वो टकराती है, तो वो टकराने की वजह से साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है, वो टकराने की वजह से जो बाजू बाजू के एयर मॉलिक्यूल्स है ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो डिस्टर्बेंस आपको साउंड प्रोड्यूस करके देता है। ओके, सो हाँ, थैंक यू मिस। यहाँ पे, सो ये फ्लूइड के अंदर जो वेव्स बनते हैं, जो फ्लूइड के अंदर जो मीटिंग होती है एक दूसरे से, उसको हम लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव बोलते हैं, जिसके अंदर कंप्रेशन रेफ्रैक्शन बनता है। और ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव में इट इज ऑन द स्ट्रिंग। जब दो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव को अपोजिट डायरेक्शन से मीट करवाते हो और स्टेशनरी वेव बनवाते हो, दैट इज योर ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। और जब आप दो लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव को एक दूसरे से मीट करवाते हो और स्टेशनरी वेव बनाते हो, दैट इज योर लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। ये मैंने नोट्स में लिख के दिया है आपको, इसमें जाना लगा नहीं कि इसमें जाना चाहिए, इसलिए मैंने नोट्स में सिर्फ आपको एज अ पॉइंट लिख के दे दिया था कि दो ट्रांसवर्स वेव अपोजिट डायरेक्शन से मिल रहा है तो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, दो लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन से मिल रहा है तो लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। बट नॉर्मली किया क्या जाता है कि उसको, इस कंप्रेशन रेफ्रैक्शन को भी वेव्स के हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। योर क्रस्ट इज योर कंप्रेशन एंड योर ट्रफ इज योर रेफ्रैक्शन। सो इन फ्लूइड, विद द हेल्प ऑफ दैट,
कंप्रेशन रिफ्रैक्शन को भी वेव्स के हेल्प से, वेव्स के रिप्रेजेंट, बिकॉज दे आर आल्सो वेव्स, दे आर आल्सो परफॉर्मिंग एसएचएम ओनली, तो उनको भी वेव्स के हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, लेट्स गो अहेड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड करेक्शन. वो म्यूजिक क्यों बजता है, वो आपने क्या बताया था? बाजू के एयर मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं. जब आप आगे बीट्स वगैरह पढ़ोगे ना, आपको समझेगा. जब आप स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हो, दो स्टेशनरी वेव्स, वो जो आपका गिटार का स्ट्रिंग होता है, उस गिटार हाँ. के स्ट्रिंग पे आप क्या करते हो, वहाँ वेव्स जनरेट करते हो. वेव्स इस वो पर दोनों अलग साइड अलग, गिटार के जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं. हाँ वो पता है क्या हमें, हुआ? बट कि अलग अलग स्ट्रिंग पे अलग अलग ट्यून्स बजते हैं, वो क्यों होता हाँ, है? तो वो लोग स्ट्रिंग का थिकनेस चेंज करके रखते हैं. जैसे जैसे आप आगे जाके आप पढ़ोगे कि स्ट्रिंग का, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, कि जैसे जैसे स्ट्रिंग का थिकनेस आप चेंज करते हो, ठीक है, तो वो थिकनेस के हिसाब से आपका जो वेव जनरेट होता है वो भी अलग जनरेट होता है. तो वहाँ पे जो मिस फ्रीक्वेंसीज और मतलब वेलोसिटीज गिटार जनरेट होती में है. हर स्ट्रिंग का थिकनेस अलग होता है? हाँ, लेंथ भी. इवन आपने अगर कभी किसी ने हाँ कोई लेंथ गिटार भी, सीखा हाँ होगा, हाँ. तो उसको पता होगा कि थोड़ा सा अगर नीचे पकड़ा तो कुछ और साउंड प्रोड्यूस होता है, थोड़ा सा और नीचे पकड़ा तो और साउंड प्रोड्यूस होता है. ओके, सो गिटार में दोनों हाथ का यूज होता है. एक से आप जिससे प्रिक करते हो, और दूसरा हाथ आप वो जो स्ट्रिंग होता है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक पॉइंट पे टाइट करते हो. अगर आपको और थोड़ा सा नीचे कुछ और फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है तो और नीचे टाइट करते हो. सो उसके टाइटिंग पे बहुत डिपेंड करता है. इसलिए गिटार के जो स्ट्रिंग्स है वो एकदम स्ट्रेट और टाइट रखे जाते हैं. अगर वो ढीले हो जाएंगे तो आपके प्रॉपर साउंड प्रोड्यूस नहीं होंगे. कोई है यहाँ पे जो गिटार सीखा हुआ है या जो सीखता है? एनीवन इज देयर? है ना मिस हर्ष हाजी? कौन है? एनीवन इज देयर? आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो गिटार यूजिंग का. अनगा, अनगा आर यू नगा? देयर? नहीं. मिस भावेश करवट. को मिस जो भी है, भावेश को आता है, भावेश को. जो भी हमने है, खाली डब्बू बजाया है. हाँ बस ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, रहने दो. मुझे समझ गया तुम लोग बहुत स्मार्ट हो. लेट इट बी. यहाँ पे ध्यान दो. जब ये जो स्ट्रिंग है इसको एकदम टाइट रखी जाती है, और एक हाथ जो है वो एक पॉइंट पे दबाने के लिए यूज करते हैं, और दूसरे हाथ से प्रिकल किया जाता है. ओके, सो दैट यू कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का साउंड, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के वेव्स. सो इन गिटार it is an example of, since we are using a string here, it is an example of transverse wave. तो जो भी साउंड आपको सुनने के लिए मिलता है, it is Hello, miss. because उसके प्ले वेट उसके आजू बाजू जो भी एयर मॉलिक्यूल्स है वो डिस्टर्ब होने की वजह से सुनने के लिए मिलता है. बोलो और बोलो. वीणा में फर्क क्या होता है मैम? वो भी वैसा ही है, सिर्फ उनका जो फ्रीक्वेंसीज अलग अलग. जैसे कि मैंने बोला कि कुछ ये होता है, क्या बोलते हैं, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अलग फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं जिनको हम ओवरटोन बोलते हैं. वैसे वीणा का जो फ्रीक्वेंसीज होगा वो अलग होगा वर्किंग का. इसीलिए दोनों से जो काम दोनों में सेम ही हो रहा है, बट दोनों से जो आवाज आपको आ रही है बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का वर्किंग आपको अलग अलग आती है. दोनों में जो फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती है वो अलग अलग होती है. इसीलिए बोलो. मिस रबर बैंड का उतना अच्छा आवाज क्यों नहीं आता? क्योंकि रबर बैंड पे आपकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो प्रॉपरली रेजोनेटिंग नहीं क्रिएट होती. मैंने जब आपको बोला कि सेकेंड हार्मोनिक भी है, सेकेंड हार्मोनिक है, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर हार्मोनिक पे जो वेव्स आपको सुनाई देने चाहिए वो प्रॉपर नहीं है. सो वो जो प्रॉपर वाइब्रेशन है वो नहीं होता, जिसकी वजह से जो आप तक जो साउंड पहुंचता है वो प्रॉपर नहीं पहुंचता. सो फॉर प्रोड्यूसिंग अ साउंड बहुत अच्छे से काम करना पड़ता है. अगर आपको कोई एक फ्लूइड दे दे और बोले बजाओ, तो आप बजा लोगे क्या? नहीं. उसको बजाने के लिए यू नीड टू रिवाइज योरसेल्फ. आपको अपने आप को रिवर्स करना पड़ेगा कि प्रॉपरली आप वो फ्रीक्वेंसीज जनरेट करो उस फ्लूइड के अंदर जिसपे उसके एयर मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस दिखाते हैं, तो आपका साउंड प्रॉपरली सुनाई देगा. अदरवाइज अगर आप कुछ भी सुनाओगे तो सारी फ्रीक्वेंसीज एक साथ बजेंगी, और एक साथ बजेंगी तो आपको प्रॉपरली साउंड सुनाई नहीं देगा. समझ गया. ओके, इसीलिए हम लोग क्यों नहीं इंस्ट्रूमेंट्स बजा पाते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता होता कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हार्मोनिक पे प्रॉपरली काम करते हैं. वो जब उनको लैंग्वेज सिखाई जाती है म्यूजिक की, वहां पे उनको बताया जाता है कि ये अगर आप ऐसे ऐसे क्रिएट करोगे तो इस पे रेजोनेंस होगा और इस पे प्रॉपर साउंड सुनाई देगा. हर कोई नहीं बजा सकता, इसीलिए उसको सीखना पड़ता है.
आप बजाओगे तो आप miss, कुछ भी बजाओगे। हाँ बोलो। so, बर्तन बजाते हैं उसमें रेजोनेंस नहीं होता है? होता है, क्यों नहीं होगा? रेजोनेंस मैम, हर चीज में होता है। उसका अगर वॉइस मैं बड़ा तुझे भी हार्श पकड़ आता है के मैम, मार क्यों? दूं ना तो तुझ में भी रेजोनेंस होगा। अब मुझे मत पूछो, मैंने बर्तन बजा के देखा नहीं है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, तुम लोग को मैम बस बहुत टॉपिक इजी है, डाइवर्ट बस करना है। किचन में जाने का और एक गिरा देने का। हाँ, और उसके बाद मेरी मम्मी मुझे गिरा देगी यहाँ से। फाइन, यहाँ पे एवरीवन लेट्स फोकस ऑन इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड हैंड करेक्शन। हैंड करेक्शन देखते हैं जरा ध्यान से, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। जब लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स में जो एंटी नोड्स होते हैं वो एंटी नोड्स प्रॉपरली ऑन द एंड नहीं बनते, सिंस ऊपर के एयर मॉलिक्यूल्स थोड़े फ्री होते हैं वाइब्रेट होने के लिए, तो ये जो एंटी नोड जहाँ जो इनको जिनको यहाँ बनना चाहिए वो यहाँ ना बनकर थोड़ा ऊपर बनते हैं यहाँ पर। तो आपका वेव का जो लेंथ है वो एक्चुअली आपका जो ट्यूब है उससे बाहर बनता है, बट यू आर डिस्कसिंग अबाउट द लेंथ ऑफ अ वेव। तो आप क्या बोलते हो, आपने ये ऑब्जर्वेशन में रखा है, दिस इज योर ऑब्जर्वेशन, करेक्ट? तो आप क्या लेंथ लोगे? आप ये लेंथ लोगे, दैट इज द लेंथ ऑफ योर पाइप। स्क्रीन फ्रीज हो गया मैम। हेलो स्क्रीन फ्रीज हो गया? हेलो नहीं मिस, हम लोग को नहीं दिखाई मिस दे रहा है। नहीं दिख रहा है। ओके हेलो यो, आप कोई कुछ नहीं बोलेगा, प्लीज लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स नाउ। मिस, 1 मिनट। हेलो। बोलो। हाँ मिस, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, अभी ज्वाइन हुआ। ओके, तो आप YouTube में देख लेना जो बचा हुआ हाँ। पीछे का लेक्चर्स है। ठीक है मिस। या फाइन, सो प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। दिस इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ योर पाइप, दैट इज L, बट यू आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ योर वेव। आप वेव के लेंथ के बारे में बात कर रहे हो, करेक्ट है? बट एज मैंने बोला कि ऊपर के पार्टिकल्स आर मोर फ्री टू वाइब्रेट, जिसकी वजह से आपका जो एंटीनोड यहाँ बनना चाहिए वो एंटीनोड आपके एक वेव का यहाँ बना हुआ है, थोड़ा सा बाहर। और आपको लेंथ ऑफ अ पाइप नहीं देखना है, आपको लेंथ ऑफ अ वेव देखना है। तो इससे ये बात क्लियर हो रही है कि आपका परफेक्ट लेंथ आपके लेंथ के पाइप के बराबर नहीं है, थोड़ा सा बाहर है। तो जब ये बाहर का जो करेक्शन आप इंट्रोड्यूस करते हो कि इतना ये बाहर आता है, उस करेक्शन को जो आप इंट्रोड्यूस करते हो दैट इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। एंड करेक्शन इज गिवन बाय द फॉर्मूला 0.3 टाइम्स ऑफ d, where d is the inner diameter of your what we can say, d is the inner diameter of your pipe. सो एंड करेक्शन एक साइड का 0.3d से दिया जाता है कि आपका जो लेंथ है वो 0.3d से थोड़ा सा, आपका एंटीनोड जो है वो 0.3d से ऊपर बनता है, where d is the diameter। सिंस दोनों साइड पे करेक्शन करना पड़ेगा, इसीलिए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स में आपको 2 टाइम्स ऑफ ई लेना पड़ता है। सो ओरिजिनल लेंथ, दैट इज लेंथ ऑफ द पाइप, प्लस एंड करेक्शन विल गिव यू द टोटल लेंथ ऑफ द वेव। समझा क्या एंड करेक्शन है? समझा ये एंड करेक्शन क्या है और क्यों करना पड़ा एवरीवन? यस मिस। आकांक्षा समझा? हाँ मिस। ओके, अब यहाँ पे जरा ध्यान दो। अब ये तो हो गया दोनों साइड से ओपन पाइप का। अगर लेट अस कंसीडर कि मैंने क्या किया, मेरे पाइप को एक साइड से क्लोज कर दिया। अब वापस से मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक स्टेशनरी वेव, लॉन्जिट्यूडनल स्टेशन, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ वेव। ओपन एरिया में हमेशा एंटी नोड बनेगा, क्लोज एरिया में हमेशा नोड बनेगा, क्योंकि जहां पर ब्लॉक एरियाज होते हैं वहां के पार्टिकल्स इजीली मूव नहीं हो सकते, तो वहां पर हमेशा नोड बनता है। सो लेट अस से वी गॉट दिस वेव। अगेन इस ओपन एरिया में जो एंटी नोड है वो प्रॉपर्ली यहाँ नहीं बन रहा है, थोड़ा सा ऊपर बन रहा है। बट व्हाट इज द लेंथ ऑफ माय पाइप? लेंथ ऑफ द पाइप इज दिस स्मॉल l। अब मुझे ये एंड करेक्शन हमेशा होगा? ये हमेशा होता है पाइप में। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, आपको एंड करेक्शन इंट्रोड्यूस करना ही पड़ता है। आपके टीचर्स बता देते हैं कि आप जो पाइप यूज कर रहे हो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट उसका एंड करेक्शन क्या है, या फिर आपको बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ योर वर्नियर कैलिपर आप इसका डायमीटर निकालो, ठीक है? इसका डायमीटर निकालो और आपको फॉर्मूला तो पता है, E is 0.3 टाइम्स ऑफ D। तो डायमीटर आप यहाँ पे डालते हो और आपको पता चल जाता है कि एंड करेक्शन कितना होगा, मतलब ये कितना ऊपर एंटीनोड बनाने वाला है। सो योर ओरिजिनल लेंथ, अब यहाँ पे दोनों साइड करेक्शन नहीं कर रहे, करेक्शन सिर्फ कौन से साइड होगा? सिर्फ इस साइड। सो योर टोटल लेंथ ऑफ द वेव विल बी L plus 0.3 टाइम्स ऑफ D, that is L is equals to L plus E. E is given by this.
वहां पे हमने 2 टाइम्स ऑफ EQ लिया क्योंकि पाइप दोनों साइड से ओपन थी, करेक्शन दोनों साइड रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे करेक्शन एक ही साइड रिक्वायरमेंट है, इसलिए सिर्फ 0.3 टाइम्स ऑफ D लिया। दैट इज ओनली। आर यू इसकी क्लियर? करेक्शन करने की जरूरत तब पड़ती है जब भी आप प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हो तब। मिस। एग्जांपल दो ना कोई एक्सपेरिमेंट का, जैसे कि फ्लूट वाला। आगे जाके आप रेजोनेटिंग का एग्जाम्पल करोगे, जब आप रेजोनेंस करोगे, जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे प्रैक्टिकल लैब में, रेजोनेंस का एक्सपेरिमेंट करते समय जब आप वेव का लेंथ निकालोगे, ओके, तो अब आपको ये करेक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मिस वो वेव का आपको लेंथ ये निकाल के क्या मिलेगा? वेव का लेंथ में निकाल के आप उसकी फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हो, वो हम आगे करने वाले हैं। दोज एक्सपेरिमेंट्स आर देयर टुडे, हम वही चीज आगे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इसलिए मैंने पहले आपको एंड करेक्शन के बारे में समझाया कि आगे जाके हम क्या करने वाले वो समझेगा। ओके, शुड वी गो अहेड? यस। फाइन। सबको एंड करेक्शन समझा है क्या? अगर किसी को नहीं समझा तो प्लीज आस्क। इसमें सिर्फ EQ लिया, पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स में L+2 EQ लिया, ये E आया क्यों? कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क कि हमको एंड करेक्शन क्यों करना पड़ा। कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल गो अहेड विद द न्यू टॉपिक, जिसमें आपको फंडामेंटल मोड, हार्मोनिक्स, ओवरटोन और एंड करेक्शन सबका यूज समझेगा। इसका यूज क्या है, क्यों इसको पढ़ ही रहे, व्हाई वी आर स्टडीइंग इट एज अ बेसिक पार्ट। शुड वी गो अहेड? अब किसी को कुछ डाउट है तो यहाँ पर पूछ लो, बीच में मत पूछना, बिकॉज इसको कंटिन्यूएशन में जाने दोगे तो चीजें अच्छे से समझेंगी। लेट्स गो अहेड। नाउ वी आर गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। पहले मैं एक पाइप, आई एम गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट ऑन अ लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। I am going to create a longitudinal stationary wave for a pipe closed at one end. Okay, पाइप मेरा एक साइड से बंद है। अब जरा ध्यान से देखो, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे, यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क लो ना और उस ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करना। वाइब्रेट करने के बाद व्हाट यू विल ऑब्जर्व, लेट अस से दिस इज द लेंथ ऑफ द पाइप, ओरिजिनल लेंथ, एंड करेक्शन के बिना वाला ये। दिस small l is the original length of the pipe. जब आप फर्स्ट वाइब्रेशन करोगे, मतलब आपको अब ये पता करना है कि सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज सबसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में इसमें कितना जनरेट कर सकते हो इस लेंथ की पाइप में। इफ l is the length of a pipe, इस लेंथ की पाइप में मैं सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना क्रिएट कर सकती हूँ। अगर मैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोल रही हूं तो वेवलेंथ बहुत बड़ा होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर? क्योंकि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेव का लेंथ जितना बड़ा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती जाती है, यू नो दिस। सो इसमें सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी में जनरेट कर सकती हूँ, दैट व्हाट आई कैन क्रिएट हियर। दो साइड तो फिक्स है, यहाँ पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, यहाँ पे हमेशा नोड बनेगा। सो सबसे फर्स्ट वेव में जनरेट कर सकती हूँ, उसका साइज, आपका पूरा वेवलेंथ का साइज क्या होता है? लैम्बडा। दिस इज योर होल वेव, करेक्ट? इसका इतना पार्ट आई कैन जनरेट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज λ/4। अगर ये पार्ट देखो तो दिस इज दिस मच पार्ट, थोड़ा सा बड़े में बनाया मैंने। सो सबसे पहला वेव जो मैं जनरेट कर, वेट, दिस इज योर λ/4, दिस पार्ट टोटल इज लैम्बडा, यस करेक्ट? मैंने इतना बड़ा वेव जनरेट किया है कि इस पूरे लेंथ में सिर्फ उसका λ/4 का वेव मैं इजीली एडजस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमेशा मुझे एंटी नोड चाहिए। वेट फॉर अ वाइल, अमन रुक जा, सर मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। मैंने पहले ही कहा लेट मी एक्सप्लेन द थिंग्स, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। लेट मी कंप्लीट इट। मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से समझो। दिस इज ओपन एरिया, यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन एन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अब मैं इतना बड़ा वेव जनरेट कर रही हूँ जिसका वेवलेंथ इज लैम्बडा,
ठीक है, बट मुझे ये करना है कि इस वेवलेंथ का इस लैम्बडा का, ये लैम्बडा मेरा इतना बड़ा है कि इस लैम्बडा का कितना पार्ट मैं इस पर्टिकुलर इसमें, दैट इज माय पाइप में मैं फिक्स कर सकती हूँ, सेट कर सकती हूँ। सो मेरा पूरा वेव अगर लैम्बडा का है तो इतना पार्ट आई कैन सिंपली सेट इनटू दिस पाइप। अगर चाहो तुम ये ट्रिक चाहो करना, कैन यू इंट्रोड्यूस दिस पार्ट, यहां तक ट्राई करो इसको इस पर्टिकुलर पार्ट में इंट्रोड्यूस करने का। सो सबसे मिनिमम जो मैं इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ वो कौन सा कर सकती हूँ? अगर तुम इसको ध्यान से देखो, अगर इस पूरे वेव को तुम पूरा बनाओगे तो ये λ/4 हुआ, आगे एक λ/4 बनेगा, ऊपर एक λ/4 बनेगा, ये बहुत बड़ा वेव है। तो जो सबसे बड़ा वेव मैं इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ उसका कितना पार्ट इस पर्टिकुलर पाइप में एडजस्ट हो रहा है? ओनली λ/4। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इन दिस लेंथ ऑफ अ पाइप अगर मैं बहुत बड़ा वेव जनरेट कर रही हूँ तो उस वेव का फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज ओनली λ/4 आई कैन एडजस्ट, बाकी के जो पार्ट होंगे वो सब बाहर होंगे। अगर इस पूरे इस पार्ट को बनाओ तो कैसा बनेगा? ये दिस इज λ/4, उतना ही बड़ा λ/4 का आगे आएगा, उतना ही बड़ा λ/4 का नीचे जाएगा, एंड देन देयर विल बी अ बिग वेव। सो अगर मैंने ये बोला है कि सबसे पहला जो हाईएस्ट वेवलेंथ है उसका ओनली λ/4 आई कैन इंट्रोड्यूस इनटू माय दिस लेंथ, सो दैट सिंस वेव बहुत बड़ा है, इफ वेव इज वेरी बिग, अगर वेव बहुत बड़ा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, क्योंकि पूरी एनर्जी, अगर वेव आप जितना बड़ा रखोगे, साइज आप उसका जितना बड़ा रखोगे, पूरी एनर्जी जो है उसके साइज में जाएगी। तो जितना जल्दी उसको ऑसिलेट होना चाहिए, ऑसिलेशन, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो अगर वेव बहुत बड़ा बना रहे हो तो उसकी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होगी। सो इसका मतलब यह है कि दिस इज द फर्स्ट वेवलेंथ which can create the minimum frequency in this particular length. So that is what is called as fundamental frequency. This is the minimum frequency that your wave can perform in this particular length of the pipe. Hope you understood what I am trying to say. तो वेव का जो मिनिमम आप एडजस्ट कर सकते हो, सबसे वेव का जो मिनिमम आप एडजस्ट कर सकते हो वो कितना एडजस्ट कर सकते हो इस पाइप में? ओनली λ/4। अब आपका जिद आएगा, मैम मुझे λ/4 नहीं एडजस्ट करना है, आई वांट टू एडजस्ट समथिंग एल्स, मैं λ/4 एडजस्ट नहीं करना चाहता, कुछ और इंट्रोड्यूस करो, आप ट्राई करो। बट ये चीज होना चाहिए कि यहाँ पर आप नोड रखो और यहाँ पे आप एंटी नोड रखो। इससे छोटा कुछ कर सकते हो क्या? अगर समझो ये वाला इतना पार्ट हमने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, λ/4 से छोटा पार्ट अगर मैंने इस पाइप में सेट करने की कोशिश की, ठीक है, λ/4 का हाफ कितना होगा? व्हाट विल बी λ/4 का? λ/8। हाँ ये वाला पार्ट पर प्रॉपरली अगर आप इसको, इस पार्ट को अगर आप यहाँ पे सेट करने की कोशिश करो तो प्रॉपरली यहाँ पे एंटी नोड बनेगा क्या? नहीं। क्योंकि एंटी नोड कहाँ पर है? यहाँ पर। तो अगर आप λ/8 को यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करो तो यहाँ पर जो मेरा मेन कंडीशन है कि यहाँ पे हमेशा एंटी नोड बनना चाहिए, यहाँ पे हमेशा नोड बनना चाहिए, बनेगा क्या वो चीज? नहीं बनेगा, बाहर चला जाएगा। अगर आप चाहो कि चलो नहीं मैम मैं ऐसा वेव जनरेट करूंगा जो वेव इससे भी बड़ा वेव है, वेव इज ग्रेटर देन दिस वेव, और मैं क्या कर रहा हूँ उस वेव का सिर्फ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि λ/8 पार्ट ही इसके अंदर से एडजस्ट हो पाए। वेव बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी और कम। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज स्टेप बाय स्टेप समझो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैंने बोला कि नहीं मैम, अगर आपने, लेट अस टेक एन एग्जांपल विद अ नंबर, मैंने ये जो बड़ी सी वेव बनाई है जिसका सिर्फ λ/4 इसमें मैं एडजस्ट कर पा रही हूँ, उसका वेवलेंथ इज, लेट अस कंसीडर इट इज 20 मीटर्स। ठीक है, 20 मीटर्स का λ/4 विल बी हाउ मच? 5 meters. 5 मीटर्स। मतलब इस लेंथ में
मेरा 20 मीटर्स का जो वेवलेंथ का है 5 मीटर्स प्रॉपरली इसमें एडजस्ट हो रहा है, जहां पर एंटी नोड चाहिए वहां पे एंटी नोड मिल रहा है, जहां पे नोड चाहिए वहां पे नोड मिल रहा है। ओके, अब मैं बोल रही हूँ नहीं मिस, मेरे को 20 मीटर का नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं और बड़ा वेव लेता हूँ, और बड़ा वेव लेके मैं क्या करूंगा, इस वेव में, इस पर्टिकुलर साइज के पाइप में, एल लेंथ के पाइप में मैं 20 मीटर से बड़ा वेव एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की, मैंने क्या पाया कि उस बड़े से वेव का λ/4 नहीं, सिर्फ इतना ही पार्ट मेरे पाइप में एडजस्ट हो पा रहा है। तो प्रॉपरली मुझे एंटी नोड मिलेगा क्या, एंड पे एंटी नोड मिलेगा क्या, क्योंकि नहीं। वेव बड़ा कर दिया है, तो प्रॉपरली मुझे यहाँ पे एंटी नोड मिलेगा क्या? विल इट बी देयर? नो, नो। क्योंकि एंटी नोड तो हमेशा कहाँ पर बनता है, यहाँ पर वेव का साइज मैंने बड़ा कर दिया है, तो इतना ही पार्ट जहां पर इस वेव का एंटी नोड प्रॉपरली यहाँ पे एडजस्ट हो रहा था, वहां पे इस वेव का सिर्फ इतना ही पार्ट इसमें आ रहा है, एंड दिस इज नॉट एन एंटी नोड। तो आपका वेव प्रॉपरली इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ये जो कंडीशन है कि ये फ्री एरिया में हमेशा एंटी नोड रखना है, क्लोज एरिया में हमेशा नोड रखना है, नोड वाला कंडीशन तो चलो फुलफिल भी कर लो, बट एंटी नोड वाला कंडीशन फुलफिल होगा नहीं, वेव का एंटी नोड यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब पहला वो वेवलेंथ जिसको आप प्रॉपरली λ/4 करके एडजस्ट कर सकते हो, सो दैट आपको यहाँ पे एंटी नोड मिला, वहां पे नोड मिले, दैट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ विच यू कैन इजिली सेट इनटू दिस ट्यूब। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ? आर यू क्लियर? सो 20 मीटर वो वेवलेंथ है, फर्स्ट वेवलेंथ। 20 मीटर वो वेवलेंथ है, फर्स्ट मैक्सिमम वेवलेंथ, जिससे आपको प्रॉपर जो कंडीशन रिक्वायर्ड है कि यहाँ पर एंटी नोड आना चाहिए और यहाँ पर नोड आना चाहिए, जो फर्स्ट कंडीशन रिक्वायर्ड है। अगर आप 20 नोड से 40 मीटर लेते हो तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली नोड और एंटी नोड नहीं मिलेगा, क्योंकि वेव का λ/4 पार्ट इसमें नहीं आएगा। λ/4 पे ही आपका फर्स्ट एंटी नोड बनता है ना, λ/4 पे आपका फर्स्ट एंटी नोड और नोड बनता है। तो अब ये साइज इतना बड़ा हो चुका है कि अब इस पर्टिकुलर साइज में λ/4 नहीं आएगा, उससे कम का आएगा, और उससे कम अगर आता है तो उससे कम पे तो एंटी नोड बनता ही नहीं है, एंटी नोड तो λ/4 पे बनता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो जो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ आप इस पाइप में एडजस्ट कर सकते हो, so that you can get first anti node and node at this points, is the maximum wavelength which you can use for your experiment. And जितना बड़ा wavelength होगा frequency उतनी कम होगी। So ये first frequency होगी जो easily, ये first frequency होगी जो easily किसके अंदर settle हो जाएगी, आपके इस पाइप में। Are you understanding what I tried to say? समझा क्या मैं समझा क्या रही थी? कंडीशन समझा आपको? नहीं समझा तो बोलो नो। थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करो, मैं क्या समझा रही हूँ, थोड़ा सा एनालाइज करो, थोड़ा सा। नहीं मैं समझा। ये दो कंडीशंस फिक्स्ड है, ओपन एंड में हमेशा एंटी नोड बनेगा, क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनेगा। एंटी नोड का मतलब ही होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। किसी भी वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट, सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पहला कहाँ पे होता है? λ/4 पे। जो भी उसका पूरा लेंथ होता है उसका λ/4 पे होता है, करेक्ट है? अब जरा ध्यान से समझो, मैंने 20 मीटर्स का वेव बनाया, मेरा वेव का जो वेवलेंथ है उसका साइज इज 20 मीटर्स। ओके, नाउ जब मैंने इस वेव को इसके अंदर 20 मीटर्स के वेव को जब मैंने इसके अंदर पास किया, मैं एक ऐसा मशीन यूज कर रही हूँ जिससे मेरा 20 मीटर्स का वेव बने। सो 20 मीटर्स का वेव बनने के बाद जो λ/4 है, 20 मीटर्स में जो λ/4 है वो इजिली इसमें एडजस्ट हो गया। ये जो लेंथ है, जो मेरा लेंथ है पाइप का, आपने एक पाइप लिया, उसके अंदर आपको वेव जनरेट करना है, और आप ये देख रहे हो कि सबसे पहला वेवलेंथ जो प्रॉपरली इस पाइप में ये कंडीशन फुलफिल करके दे रहा है कि एट द ओपन एंड यू वांट एंटी नोड, एट द क्लोज्ड एंड यू वांट नोड। जो सबसे पहला वेवलेंथ है, जो सबसे बड़ा वेवलेंथ है, जो आपको ये कंडीशन फुलफिल करके दे रहा है you want anti node over here and node over here,
that first wavelength, that first highest wavelength will give you the minimum frequency, जिससे आपका इस पर्टिकुलर ट्यूब में रेजोनेंस होगा। इस एक्सपेरिमेंट को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, हो क्या रहा है। लेट अस कंसिडर, ये जो पाइप है वो आपका दिमाग है, दिस इज योर ब्रेन, ठीक है। इस पाइप का ओपन एंड, एक ही कंडीशन है कि ओपन एंड पे हमेशा एंटीनोड बनना चाहिए, दैट इज पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड बनना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है हमेशा के लिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक बहुत बड़ा सा वेव जनरेट किया जिसको मुझे इस पाइप में एडजस्ट करना है, इस एल लेंथ के पाइप में एडजस्ट करना है, पर मेरा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो पहला ऐसा बड़ा वेव, एकदम बड़ा वेव जिसका वेवलेंथ बहुत बड़ा है, जिसका वेवलेंथ इज वेरी बिग, पहला वो वेवलेंथ जिसके लिए आई विल गेट एंटी नोड ओवर हियर एंड नोड ओवर हियर, एनी ऑफ द टाइप, किसी भी तरीके से एंटी नोड यहाँ आना चाहिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ आना चाहिए, और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आना चाहिए। ये मेरा पहला कंडीशन है वेव का, जो स्टेशनरी वेव में इस पाइप में बना रही हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे एवरीवन, लेट अस कंसिडर कि मैंने एक वेव लिया, समझो वो वेव, पहला वेव ये है। जैसे ही मैंने इस वेव को इसके अंदर जनरेट किया, मैंने क्या पाया, मैंने ये पाया कि ये जो भी जितना ये जो लेंथ का मैंने वेव लिया हुआ है, जो वेवलेंथ का मैंने वेव लिया है, उसका λ/4 इजिली इसमें सेट हो रहा है। ये मेरी पहली कंडीशन है जहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, ये λ/4 है। अगर मैं पूरा बनाऊं तो एक वेव, बड़ा सा वेव बनेगा, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। तो ये पहला वेव है जिसका λ/4, ये पहला वेवलेंथ है। लेट अस दैट मैक्सिमम वेवलेंथ बी 20 मीटर्स, जिसका मुझे λ/4 इजिली इसमें सेट होता हुआ मिला। मींस इससे छोटा ले सकते हैं क्या, आगे जाके लेंगे, पहले सबसे बड़े की बात कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे मिस मेरे को 20 मीटर्स नहीं लेना है, मेरे को इससे बड़ा वेव लेना है, इसका मेरे को एक ऐसा वेव बनाना है जिसका वेवलेंथ 20 मीटर से बड़ा है, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसमें इसको सेट करूं। मैंने कहा बेटा एक ही कंडीशन चाहिए मुझे कि एंटी नोड पे मुझे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पार्टिकल चाहिए और नोड पे मुझे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पार्टिकल चाहिए। अब मैंने वेव जनरेट किया, मैंने कहा मैम मैं लेती हूँ, आई विल टेक अ वेवलेंथ ऑफ लेट अस से 40 मीटर्स। जैसे ही 40 मीटर्स के वेव को मैंने इसमें एडजस्ट करने की कोशिश की, मेरा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो इसके अंदर सेट ही नहीं हुआ, बाहर हो गया। मतलब मुझे एंटी नोड पे एंटी नोड नहीं मिला। मतलब ये फर्स्ट वेवलेंथ है, ये फर्स्ट सबसे बड़ा वेवलेंथ है जिसपे आपका जो फर्स्ट कंडीशन है, सो दैट यू कैन गेट एंटी नोड ओवर हियर एंड नोड ओवर हियर, इज this one. So this is the highest wavelength for which you can get, for which you can get antinode at this condition and node at this condition. Are you clear? Are you clear? समझा मैं क्या बोल रही हूँ? Guys, please मुंह खोलोगे तो पता चलेगा मुझे कि तुमको समझा है कि नहीं समझा है। हाँ, पाइप की लेंथ पे डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स पाइप की लेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसी लेंथ में तो मुझे उसको एडजस्ट करना है। पाइप की लेंथ आई एम कीपिंग कांस्टेंट, तो ऑफ कोर्स पाइप की लेंथ पे डिपेंड करता है। और वो चीज हम आगे देखेंगे भी, फॉर्मूले में ये चीज दिखेगी भी कि ये जो वेव का सब कंडीशन है ना, वो पाइप की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। होप यू अंडरस्टैंडिंग। कैन आई गो अहेड? सी अगर नहीं समझा तो प्लीज पूछो। ओके, लेट्स गो अहेड। ऑफ कोर्स देयर इज एन व्हाट वी कैन से,
ये दो वेव्स, यहाँ से ये वेव टकराएगा, रिटर्न बैक जाएगा, तो ये डॉटेड पॉइंट ये दिखा रहा है कि इट इज समवेयर फॉर्मिंग अ स्टेशनरी वेव इनसाइड द पाइप। ओके, ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, इसलिए हमको ऐसा लूप जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। नाउ दिस इज द फर्स्ट वेवलेंथ फॉर विच I can see that properly this wave can be adjusted inside it. So at the open end I can get antinode, at the closed end I can get node. So ये first lambda है जिसके लिए मुझे ये condition fulfill होके मिला है कि यहाँ पर मुझे एंटीनोड मिले और यहाँ पे मुझे नोड मिले। आकांक्षा, सृष्टि, तुम लोगों को समझा? अश्विनी, यस मैम। तमन्ना, जितनों का भी मुझे नाम याद है, मैं बाकी सबको भी पूछ रही हूँ कि क्या ये समझा हम लोग क्या एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, हाँ मैम। लेट्स गो अहेड। नाउ दिस वाज फर्स्ट मैक्सिमम वेवलेंथ। अब तुम लोगों को समझेगा कि व्हाट डज दिस ओवरटोन, हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मीन्स। अब तुमको एग्जैक्टली इसके मीनिंग समझेंगे। अब ये फर्स्ट वेव है, मुझे पता है वेव का साइज जितना बड़ा होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, दैट इज उसका जो वाइब्रेशन होगा वो स्लो होगा, क्योंकि एनर्जी को ये पूरा कवर करना पड़ेगा। तो साइज वेवलेंथ जितना बड़ा उसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज उतनी कम होती जाती है। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर साइज पे मेरा वेव सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा और प्रॉपरली ऑसिलेट करेगा। अगर तुम इससे बड़ा वेवलेंथ लेते हो और फ्रीक्वेंसी और कम करने की कोशिश करते हो तो तुमको प्रॉपरली इस पाइप में वो एडजस्ट होके नहीं मिलेगा, वेव आपको छोटा बड़ा मिलेगा। अब मैम इससे प्रॉब्लम क्या होगा? इसीलिए मैंने बोला कि हर कोई फ्लूइड नहीं बजा सकता, हर कोई ऑर्गन पाइप नहीं बजा सकता, क्योंकि जब आप ऑर्गन पाइप बजाते हो आप कोई भी वेवलेंथ अंदर भेजते हो और वो वेवलेंथ प्रॉपरली एंटीनोड और नोड नहीं बना पाती, जिससे आपका जो अंदर का एयर है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट ही नहीं होता, मींस इट्स फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल्स टू इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसलिए कोई भी जब ऑर्गन पाइप बजाना चालू करता है तो प्रॉपरली आवाज नहीं आती। अगर इससे बड़ा वेवलेंथ आप लोगे और इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करोगे तो फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी है पर पार्टिकल अंदर के एयर मॉलिक्यूल्स अच्छे से वाइब्रेट होंगे नहीं, क्योंकि वो इस लेंथ में प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, वहां पे डैम्पिंग होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको याद हो कंडीशन कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर आप ज्यादा भी देते हो या अगर आप कम भी देते हो, दोनों कंडीशन में वाइब्रेशंस प्रॉपर नहीं होते। वाइब्रेशन कहाँ प्रॉपर होता है? जितना इसका लेंथ है उसी हिसाब से इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जनरेट करना। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी जिसपे आपको प्रॉपरली वेव इसके अंदर सेटल होके मिल रहा है दैट इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। वो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है और वो सबसे बड़े वेव के लिए पहली बार में बनती है। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस वेव के लिए λ/4 पे बन रही है। द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जो सबसे बड़े वेव के लिए, जो सबसे बड़ा वेव इसमें एडजस्ट हो पाता है by keeping the condition that we want antinode here and node here। जो सबसे पहला कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो पाता है एंटीनोड और नोड जिस भी वेवलेंथ के लिए, एंड इट इज ओनली सेटिस्फाइड एट λ/4। जब आपका वेव का, आप इस तरीके का वेव का लेंथ लो कि सिर्फ λ/4 इसमें एडजस्ट हो पाए। λ/4 से थोड़ा सा भी ऊपर गया नोड नहीं मिलेगा, λ/4 से थोड़ा सा भी ऊपर गया तो एंटीनोड नहीं मिलेगा, एंटीनोड तो λ/4 पे ही आता है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? पहला, इतना बड़ा वेव लोगे, इतना बड़ा वेवलेंथ लोगे कि इस पाइप के अंदर λ/4 इजीली एडजस्ट हो जाए। 80 मीटर्स का वेव ले लिया, 80 मीटर्स के वेव पे आपका λ/4 नहीं अंदर एडजस्ट होगा, कुछ और एडजस्ट होगा, वो इतना ही कुछ एडजस्ट हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा वेव है। वेव का एक छोटा सा लेंथ तो बहुत सामने छोटा है इसके, तो λ/4 नहीं एडजस्ट होगा। λ/4 से कम का पॉइंट इसमें एडजस्ट होगा और कम के पॉइंट पे तो एंटीनोड होता नहीं। एंटीनोड कहाँ पे होता है? λ/4। Are you understanding? So this is the fundamental frequency or this is the minimum frequency of a wavelength which can be
easily heard inside the pipe. So here हमने देखा कि हमने हमारे पूरे लेंथ को, अब मुझे पता है कि एंटी नोड प्रॉपरली यहाँ पर नहीं बनता, थोड़ा सा ऊपर बनता है, जिसकी वजह से हमको एक्सपेरिमेंट करते वक्त एंड करेक्शन को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. एंड दैट एंड करेक्शन इज सिंस पाइप क्लोज एट वन एंड है, तो ओरिजिनल जो टोटल लेंथ होगा आपके वेव का दैट विल बी L plus E. ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पाइप प्लस एंड करेक्शन. समझा? चीजें समझी है? लेट्स गो अहेड. सो आपका टोटल लेंथ, मैं ये वेव का लेंथ ले रही हूँ, दैट इज L plus E. योर कैपिटल L इज L plus E. L plus 2E इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक साइड से क्लोज है. सो फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड योर टोटल लेंथ ऑफ द वेव इज L plus E. अब आप देख रहे हो कि आपका ये जो टोटल लेंथ है वो कितने वेव लेंथ में डिवाइडेड है, कितना वेव लेंथ कवर कर रहा है वो. इट इज कवरिंग, L इज कवरिंग लैम्डा बाय 4. सिर्फ वेव का लैम्डा बाय 4 ही इस पर्टिकुलर पूरे लेंथ में कवर हो पा रहा है. सो 4L इज इक्वल्स टू लैम्डा. अब हमको पता है वेलोसिटी किससे दी जाती है, मुझे अभी फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि इस वेवलेंथ के लिए, इतने बड़े वेवलेंथ के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी, कितना ऑसिलेशन मेरा वेव कर रहा है. वी नो V is equals to N lambda. V is velocity of sound in the air. आप साउंड ही प्रोड्यूस कर रहे हो. N is the frequency and lambda. Lambda is given by what? आप इसको लेंथ से कंपेयर कर रहे हो, देखो N into 4L. लैम्डा की जगह पे हमने 4L इंट्रोड्यूस कर दिया. ये 4L कैसे आया वो आपको समझा कि आपका ये जो लेंथ है अभी कितने पार्ट में, कितना पार्ट वेवलेंथ का कवर कर पा रहा है, ओनली लैम्डा बाय 4. आपने ऐसा वेवलेंथ लिया है जिसका लैम्डा बाय 4 इजिली इस लेंथ में कवर कर पा रहा है, सो दैट आपको ऊपर एंटी नोड मिले और नीचे नोड मिले. ठीक है? सो दिस इज इन जनरल फॉर्मूला. V by 4L is equals to N. मतलब ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो आपका इतना बड़ा वेव, जिससे आपका इतना बड़ा वेव वाइब्रेट करता है. सो दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. और इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोला जाता है. फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब है कि सबसे पहला प्रॉपर सेटलमेंट इस पर्टिकुलर प्रॉपर रेजोनेंस. थोड़ा कम होता तो भी एंटी नोड कंडीशन नहीं मिलता, थोड़ा ज्यादा होता तो भी एंटी नोड कंडीशन नहीं मिलता. तो ये वेवलेंथ का सबसे पहला जो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ है, जिसके लिए आपको प्रॉपरली इसके अंदर रेजोनेंस मिल रहा है फॉर द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसपे आपका ना वेव ज्यादा हो रहा है ना वेव कम हो रहा है, एंटी नोड पे एंटी नोड मिल रहा है, नोड पे नोड मिल रहा है. जब ऐसा कंडीशन होता है तब आपके फ्लूइड के अंदर, ऑर्गन पाइप के अंदर रेजोनेंस होता है, क्योंकि ना पाइप को हद से ज्यादा हवा मिलती है, हद से ज्यादा ड्राइवर फ्रीक्वेंसी मिलती है, ना हद से कम ड्राइवर फ्रीक्वेंसी मिलती है. जितना उसका लेवल है उतनी ही ड्राइवर फ्रीक्वेंसी मिलती है. उसका जो कंडीशन है एंटी नोड और नोड का, वो सेटिस्फाई होता है सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के लिए और सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए. तो यहाँ पर रेजोनेंस होता है और आपको साउंड बाहर सुनाई देता है. सो दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक. This is first minimum frequency at which your wave is oscillating inside for the highest wavelength. Hope you understand it. So this is the first. So your fundamental frequency, that is your first harmonic, first resonance, जिस भी wavelength के लिए होता है, जिस भी maximum wavelength के लिए होता है, that is given by N is equals to V by 4L. Are you clear? कुछ doubt है तो please ask. Otherwise I'll go ahead. कुछ हुआ तो पूछ लो प्लीज. हाँ बोलो मैम. वो थोड़ा ऊपर दिखाओ ना पेज. हाँ. दिस वन. नहीं नीचे नीचे. हाँ हाँ. या ओके थैंक यू. सबको क्लियर है? L इज इक्वल्स टू स्मॉल l प्लस E क्यों लिया? L इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 क्यों लिया? क्योंकि आपका पूरा लेंथ को कितने पार्ट के वेवलेंथ ने कवर किया है? खाली लैम्डा बाय 4 के पार्ट ने. तभी आपको पहला कंडीशन मिलेगा एंटी नोड और नोड वाला. सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4L. V इज इक्वल्स टू N लैम्डा. लैम्डा कितना है? 4L. सो V इज इक्वल्स टू. अच्छा एक और बात यहाँ पे जरा समझोगे इसको देखकर. V इज इक्वल्स टू 4L क्या बोल रहा है कि मतलब हमने इतना बड़ा वेव लिया हुआ है जिसका
पूरा वेवलेंथ को कवर करने के लिए आपको इसी लेंथ के साइज का 4 पाइप लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका एक वेव इस पर्टिकुलर ट्यूब में एडजस्ट हो जाएगा। So lambda is equals to 4L, P is equals to N lambda, V is equals to N into 4L, P by 4L is equals to N. So this is the first minimum frequency by which your wave will oscillate. इससे छोटा वेवलेंथ लोगे, कम फ्रीक्वेंसी जनरेट करोगे, तो आपका वेव प्रॉपरली इस लेंथ के पाइप में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। जो कंडीशन है एंटी नोड और नोड की, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो जो रेजोनेंस होना चाहिए, जो पाइप की कंडीशन है, वो फुलफिल ही नहीं हो रही है। सो वहां पे जो आवाज आएगी, जो अंदर वाइब्रेशन होगा, वो टू द परफेक्ट नहीं होगा, प्रॉपरली सेट होके नहीं होगा। सो सबसे पहला जो सेट हो रहा है वो इस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज फर्स्ट हार्मोनिक। क्लियर विद द पार्ट? लेट्स गो अहेड विद द सेकंड वन। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। अब जरा वेवलेंथ का साइज छोटा करते हैं और ट्राई करते हैं कि अब सेकंड देखते हैं कि कौन से वेव के लिए ये प्रॉपरली, कौन से सेकंड वेव के साइज के लिए ये प्रॉपरली रेजोनेंस दिखाएगा। ठीक है, लेट्स ट्राई टू एडजस्ट। लेंथ इज सेम, पाइप का लेंथ अगेन सेम ले रही हूँ, इट इज क्लोज्ड एट वन एंड। साइज ऑफ द पाइप इज अगेन L। अब मैं देख रही हूँ कि दूसरा जो, अब मैं वेव को छोटा कर रही हूँ क्योंकि बड़े के लिए तो मेरे को क्लियर हो गया, सबसे बड़ा सा बड़ा, सबसे जो एडजस्ट हो सकता था लैम्बडा बाई 4 के लिए, सबसे बड़ा से बड़ा जो एडजस्ट हो सकता था, इट वाज लैम्बडा बाई 4। अब देखते हैं दूसरा वेवलेंथ जनरेट करते हैं और ट्राई करते हैं, देखते हैं कि और कितना प्रॉपर जो हमारा एंटी नोड और नोड का कंडीशन है वो फॉलो हो सकता है। ओके, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ। अब दूसरा एंटी नोड और नोड कहाँ बनेगा? अगर मैं एक ये बड़ा सा वेव लूं, ये मेरा वेव है पूरा लैम्बडा, पहला तो या तो लैम्बडा बाई 4 एडजस्ट किया जब बड़ा साइज था, अब दूसरा साइज थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, और दूसरे कंडीशन में भी मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे नोड ही आना चाहिए और यहाँ पे एंटी नोड ही आना चाहिए। करेक्ट है? अब अगर मैं इतना साइज का वेव लूं सो डेट ये पार्ट आए, एडजस्ट हो, तो मुझे वो कंडीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों साइड में मुझे क्या मिल गया, दोनों साइड में मुझे क्या मिल रहा है। अगर मैं ये इतने पार्ट ऐसा वेव लूं किसी जिसका इतना ही पार्ट इसमें एडजस्ट हो, समझ में आ रहा है? तो मुझे दोनों साइड में क्या मिल रहा है, ये दोनों साइड मेरा क्या है, प्लीज आंसर। ये दोनों साइड मेरा क्या होगा? नोड। नोड। पर मुझे दोनों साइड में नोड नहीं चाहिए, मुझे एक साइड में एंटी नोड चाहिए। मतलब मुझे थोड़ा सा आगे ऐसा वेव लेना पड़ेगा जिसका कितना पार्ट इसके अंदर आए, इतना। मुझे इतना बड़ा वेवलेंथ लेना पड़ेगा जिससे कितना पार्ट इसके अंदर आए, इतना, इतने बड़ा साइज का मुझे वेव लेना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? सॉरी, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे नोड मिला, यहाँ पे एंटी नोड, सॉरी यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड, अगेन यहाँ पे एंटी नोड। जो कंडीशन चाहिए थी वो बन गई। मतलब इतना बड़ा वेव मुझे लेना पड़ेगा सो डेट उसका कितना पार्ट इसके इस पर्टिकुलर लेंथ में एडजस्ट हो जाए, इतना। तभी मुझे वो कंडीशन मिलेगी कि एक साइड मुझे क्या मिलेगा, नोड, और दूसरे साइड मुझे क्या मिलेगा, एंटी नोड। सो इतना बड़ा साइज का वेव लेना पड़ेगा जिसका इतना पार्ट इस लेंथ में इजीली सेट हो जाए, तो मुझे वापस से रेजोनेंस मिलेगा, क्योंकि अब प्रॉपरली वेव इसके अंदर एडजस्ट हो गया। कितना लैम्बडा का हो रहा है देखते हैं जरा। सो दिस इज न्यू लैम्बडा, करेक्ट? न्यू वेव का साइज लिया है। दिस इज लैम्बडा 1/4, दिस पार्ट इज ऑल्सो लैम्बडा 1/4। देखो ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक, इट इज ऑल्सो लैम्बडा 1/4। तो कितना लैम्बडा 1/4 एडजस्ट हो रहा है इसमें? 3 लैम्बडा 1/4। सो इट इज नॉट लैम्बडा ओरिजिनल वाला, अब मैंने वेव का साइज अलग किया है। सो 3 लैम्बडा 1/4 इज बीइंग एडजस्टेड इन दिस पर्टिकुलर वे। सो आपका यहाँ पे जो लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ है, ऑफ कोर्स एंटी नोड थोड़ा ऊपर बनता है, सो जो टोटल लेंथ है वो कितने में एडजस्ट हो रहा है? इट इज बीइंग एडजस्टेड इनटू 3 लैम्बडा 1/4। समझा क्या कंडीशन था? आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? यो एवरीवन, यस।
यस यस हम किसी भी तरीके से वेवलेंथ का ऐसा साइज ले रहे हैं सो दैट वो प्रॉपरली इसमें एडजस्ट हो जाए, बट इस कंडीशन के साथ कि हमेशा ऊपर एंटी नोड बने और नीचे नोड बने। समझ में आ रहा है? अब अगर समझो, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैम पहला जो हमने बहुत बड़ा वेव लिया था उसका साइज वाज लैम्बडा, जिससे सिर्फ λ/4 इसमें एडजस्ट हो पाया था। दूसरा जो वेव का साइज ले रहे हैं दैट इज λ1, जिसका सिर्फ 3 λ/4 इसमें एडजस्ट हो पा रहा है, सो दैट वी कैन गेट एंटी नोड एंड नोड। मैम मैं अगर ट्राई करूं कि मेरा साइज जो आपने नया वेवलेंथ दिया उससे छोटा लूं, अगर आप उससे छोटा लोगे तो 3 λ/4 नहीं प्रॉपरली एडजस्ट होगा, उससे कम होगा। और मुझे उससे कम, अगर उससे कम हुआ 3 λ/4 के कंडीशन से कम हुआ तो मुझे प्रॉपरली मेरे जो पाइप है उस पाइप का कंडीशन क्या है, एंटी नोड और नोड, वो प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रॉपर एंटी नोड वापस मुझे कहां पर मिलता है, जब मेरे वेव का मैं 3 λ/4 कवर करूं तभी मुझे एक कंडीशन मिलता है नोड एंड एंटी नोड का। तो मुझे एक ऐसा साइज कंसीडर कर, ऐसा साइज का वेव लेना पड़ेगा जिस साइज के हेल्प से मैं इस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द पाइप में 3 λ/4 को एडजस्ट करूं। इससे कम हुआ तो भी वेव प्रॉपर नहीं होगा, इससे ज्यादा हुआ, इस पर्टिकुलर वेव के लेंथ से ज्यादा हुआ तो भी इसमें प्रॉपरली वेव एडजस्ट नहीं होगा, मींस रेजोनेंस विल नॉट टेक प्लेस, डिस्टर्बेंस हो जाएगी, जो कंडीशन चाहिए वो फुलफिल नहीं हो रही है। सो अब देखते हैं कि ये पर्टिकुलर वेवलेंथ कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है। सो λ1 इज इक्वल्स टू 4L/3, ठीक है। V इज इक्वल्स टू, अब नई फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी क्योंकि वेव का साइज मैंने छोटा कर दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। V इज इक्वल्स टू N1 इंटू λ1। साउंड का वेलोसिटी तो हमेशा सेम होता है। वेट फॉर अ व्हाइल, जिसको भी डाउट है आई विल गिव यू टाइम। λ1 वाज हाउ मच, 4L/3। सो इसको जरा नीचे भेजते हैं, V/4L/3। मुझे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज निकालना है कि ये वेव कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करने वाला है। सो दैट विल बी 3V/4L इज इक्वल्स टू N1। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा N क्या था, व्हाट वाज N, व्हाट वाज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, V/4L। दिस इज V/4L। सो N1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ N। जरा यहाँ पे बहुत ध्यान से समझो, उसके बाद मैं तुमको डाउट क्लियर करने का पूरा टाइम दूंगी। अब जरा यहाँ पे देखो, जो N1 आया है इट इज 3 टाइम्स ऑफ N, पर नाउ दिस इज, आपको अगर हार्मोनिक्स याद हो, हार्मोनिक्स क्या था, हार्मोनिक्स वाज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसलिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, 2N को सेकेंड हार्मोनिक बोलते हैं, 3N को थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं। पर हमने क्या देखा कि इसके N के बाद सीधा ऐसा कंडीशन आया जिसमें उसने 3N दिखाया, 2N दिखाया ही नहीं। मतलब मैम 2N नहीं है क्या, 2N है, पर 2N पे रेजोनेंस नहीं होता, 2N पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मतलब सीधा वो रेजोनेंस, नेक्स्ट रेजोनेंस कौन से वेव के लिए दिखा रहा है, इस वेवलेंथ के लिए, जिससे हमको उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है, 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मींस दिस पार्ट 3N तो तुम्हारा थर्ड हार्मोनिक होगा। व्हाट वाज 3N, कहां गया, व्हाट वाज 3N, व्हाट वाज हार्मोनिक, 1N 2N 3N, 3N तो तुम्हारा थर्ड हार्मोनिक होगा। दिस इज थर्ड हार्मोनिक, एंड दिस थर्ड हार्मोनिक इज योर फर्स्ट ओवरटोन। तो ये जो ओवरटोन लाने की जरूरत पड़ी वो इसीलिए पड़ी कि ऐसे कुछ हार्मोनिक्स होते हैं जिन हार्मोनिक्स पे, जिन फ्रीक्वेंसीज पे आपका जो ऑर्गन पाइप है उसमें वेव प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पाते। सो दिस इज दिस फर्स्ट ओवरटोन, और ओवरटोन इज दैट फ्रीक्वेंसी after your fundamental frequency at which your wave is properly settled inside the length of your organ pipe. So that is the reason कि हमको ओवरटोन वर्ड लाना पड़ा, कि ओवरटोन वो फ्रीक्वेंसी है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद सबसे पहला रेजोनेंस दिखाती है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे तो आपको मैक्सिमम वाइब्रेशन मिलने वाला है, उसके बाद अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए किस पे आपको रेजोनेंस देखने के लिए मिलने वाला है, उसी पाइप में। सो पहला रेजोनेंस कहां पर देखने के लिए मिलने वाला है, किस वेवलेंथ के लिए,
वो आपको ये हार्मोनिक बताएगा। बीच में सेकेंड हार्मोनिक है, बट वो सेकेंड हार्मोनिक आपको रेजोनेंस दिखाता नहीं है, प्रॉपरली आपके व्हाट वी के से प्रॉपरली आपके ऑर्गन पाइप में सेट होता नहीं है। सो आफ्टर एन जो प्रॉपर वाइब्रेशन होगा वो 3n पे होगा, प्रॉपर फ्रीक्वेंसीज जो मिलेगी वो 3n की मिलेगी, विच इज योर थर्ड हार्मोनिक बट फर्स्ट ओवरटोन। इसलिए ओवरटोन आना पड़ा कि लोगों ने बोला कि 2n पे प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, 3n पे मिल रहा है, तो अब हम इसको सेटिस्फाई, इसको समझाए कैसे? तो लोगों ने बोला कि हार्मोनिक तो सिंपल इंटीग्रल होता है 1n 2n 3n 4n, बट ओवरटोन वो होगा जिसपे हमको प्रॉपरली वाइब्रेशन मिलेगा, ना वेव कम पड़ेंगी ना वेव ज्यादा पड़ेंगी, प्रॉपरली उस ऑर्गन पाइप में एडजस्ट हो जाएंगी। ना ऑर्गन पाइप को ज्यादा हवा वाइब्रेशन मिल रहा है ना कम वाइब्रेशन मिल रहा है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतना मिल रहा है। सो दैट विल बी द फर्स्ट ओवरटोन। सौरभ जब तक हो रहा है तब तक ट्राई करो, उसके बाद अगर लीव आउट हो जाओगे तो यूट्यूब पे से देख लेना, अदरवाइज अब ज्यादा कुछ नहीं, 10 मिनट्स ही, अगर 10 मिनट्स हो सकता है तो दैट इज फाइन। I will teach you till 12:45 only. So 10 minutes if you can try to cover, that will be more okay. अब मैं तुम लोगों को टाइम दे रही हूँ, प्लीज आस्क योर डाउट्स। जो जो नहीं समझा प्लीज पूछो, कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझा प्लीज आस्क, कि हमने क्या किया, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज अवर कंडीशन। कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ रहा है कि 3n को फर्स्ट ओवरटोन क्यों बोला, ओवरटोन लाने की जरूरत क्या पड़ी, दिस इज योर थर्ड हार्मोनिक बट फर्स्ट ओवरटोन। सेकेंड हार्मोनिक पे वेव प्रॉपरली इसमें एडजस्ट नहीं होते, वहां पे डैम्पिंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस प्रॉपरली नहीं हो पाता, वेव प्रॉपरली इसके अंदर एडजस्ट नहीं हो पाते अगर हम 2n का कंडीशन ले तो। आपको ये समझा हाउ लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 3 लैम्डा बाय 4, दिस इज फर्स्ट लैम्डा 1/4। आपने लैम्डा 1 का वेव लिया है तो लैम्डा 1/4 का एक पार्ट यहाँ पे है, लैम्डा 1/4 का दूसरा पार्ट यहाँ पे है, लैम्डा 1/4 का तीसरा पार्ट यहाँ पे है, मतलब जो भी आपने लैम्डा लिया है उसका 3 लैम्डा 1/4 आपके पूरे लेंथ को कवर कर रहा है। Your L is divided into 3 lambda 1/4. Capital L is L plus small e. That is, यहाँ पे मैंने करेक्शन इंट्रोड्यूस किया है। ओके, कई कई सम्स में इजी करने के लिए आपको करेक्शन वरेक्शन का पार्ट नहीं देते, सीधा बोल देते हैं कि जो ओरिजिनल लेंथ है वही ले लो, इग्नोर कर दो करेक्शन को, पर कहीं कहीं पर ये चीज की जाती है। कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज मैं पूछूंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर तुमको ये सारी चीजें 10-10 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी समझाने के लिए, लिखने के लिए नहीं। लिखने के लिए तो बहुत इजी है ये। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम यहाँ पे करेक्शन को इग्नोर किया है ना? नहीं किया है, यहाँ पे देखो मैंने कैपिटल एल लिया है, ओरिजिनल लेंथ तो एल स्मॉल एल है, आपको ये कैपिटल एल अगर स्मॉल एल के टर्म्स में लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, कैपिटल एल इज गिवन बाय एल प्लस ई, तो वो कैपिटल एल को आप एल प्लस ई करके सब्स्टिट्यूट करोगे, स्मॉल एल प्लस ई। तो मैम ई का वैल्यू नहीं डाला है यहाँ पे। ई का वैल्यू 0.3 टाइम्स ऑफ डी, ई इज 0.3 टाइम्स ऑफ डी। आप जब आप सम सॉल्व करोगे वहां पे वो डी की वैल्यू दे देंगे, तो आप ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना उस हिसाब से। जब भी हम करते हैं हम तो जनरल इक्वेशन करते हैं ना, बी राइट ऑलवेज राइट, क्योंकि ये जो डायमीटर है उस हिसाब से, ऑफ कोर्स डायमीटर के हिसाब से आपका जो ये पार्ट है वो चेंज होगा, करेक्शन अकॉर्डिंग टू डायमीटर चेंज होता रहता है, सो इट्स नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर ऑल द पाइप्स। यस मैम, थैंक यू। एनीथिंग एल्स यू वांट टू? हाँ पूछो। मैम डायमीटर हमेशा दिया रहेगा कि हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा? जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना अपने एग्जाम के लिए, वहां पे वो आपको बोलेंगे 1 ईयर कैलिपर लो और डायमीटर निकालो पाइप का, बट जब आप थियोरेटिकल सम्स करोगे तो वहां पे तो कुछ निकालने जैसा होगा नहीं, तो वहां पे आपको डायमीटर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? एक क्लास कंक्लूजन ले रही हूँ, जरा ध्यान से सुनते जाओ हम एग्जैक्टली करने की क्या कोशिश करते हैं।
हम वो फ्रीक्वेंसीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिन फ्रीक्वेंसीज पे मेरा जो वेव जनरेट होगा मेरे इस ऑर्गन पाइप में, वो वेव रेजोनेंस दिखाएगा। मतलब जो भी वेव मैं एडजस्ट करना चाहती हूँ वो प्रॉपरली उस वेव का साइज इतना होगा कि इसमें वो एडजस्ट हो जाए, इजीली एडजस्ट हो जाए ना। ये जो कंडीशन है, जो मेन कंडीशन है एंटी नोड और नोड की, एंटी नोड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, नोड इज जीरो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ स्टेशनरी वेव, वो सेटिस्फाई होना चाहिए रिफ्लेक्शन के टाइम पे। सबसे पहला जो सबसे बड़ा वेव ले सकती हूँ मैं, दैट इज सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे मुझे रेजोनेंस मिलेगा, जिसपे मेरे वेव प्रॉपरली उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, वो यही कंडीशन है कि वो वेव इतना बड़ा हो कि पहला जो है λ/4 उसमें एडजस्ट हो। अगर समझे 20 मीटर्स पे λ/4 इसमें एडजस्ट हो रहा है तो मींस 20 मीटर्स वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसको मैं अपने पाइप में इजीली एडजस्ट कर सकती हूँ विद अ कंडीशन ऑफ एंटी नोड एंड नोड। अगर मैंने 20 मीटर से 25 मीटर वेव का साइज और बड़ा किया तो ये पार्ट नहीं आएगा इसके अंदर, इससे कम ही पार्ट इसके अंदर एडजस्ट हो पाएगा, और वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे एंटी नोड चाहिए ही चाहिए इस कंडीशन पे। तो सबसे बड़ा वेवलेंथ जिसका λ/4 इतना पार्ट इसके अंदर एडजस्ट हो जाए, which will give me a resonance, that will give me a fundamental frequency. अगर मैं लेंथ के हेल्प से, वेलोसिटी के हेल्प से अगर मैं किसी तरीके से वो वेवलेंथ निकाल लूं और किसी तरीके से मैं वो फ्रीक्वेंसी निकाल लूं, तो उस फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क यूज करके मैं उस वेव को यहाँ पे जनरेट कर सकती हूँ। आपने ट्यूनिंग फॉर्क्स देखे होंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के, उस पे लिखा हुआ होता है। ट्यूनिंग फॉर्क कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ डिजाइन होता है ट्यूनिंग फॉर्क का, उसके ऊपर यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिखी होती है। ये ट्यूनिंग फॉर्क जो भी फ्रीक्वेंसीज लिखी होती है वो 1 सेकंड में उतनी बार ऑसिलेट करता है। तो अगर मुझे किसी तरीके से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो इस वेव के अंदर, इस ऑर्गन पाइप के अंदर मैं उतनी फ्रीक्वेंसीज को जनरेट कर सकती हूँ जिससे मुझे प्रॉपर रेजोनेंस मिले। यू विल गेट अ प्रॉपर रेजोनेंस। समझा? So what I am trying to do to the conclusion, I am just trying to find out those frequencies for that particular wavelengths at which I will get the resonance in this pipe, at which I'll find that my wave is properly adjusted in this pipe with the condition of antinode and node. I'm changing the size of the wavelengths. The first wavelength, the highest wavelength for which I can get the proper adjustment, जो सबसे बड़ा wave हो सकता है, that is λ/4। अगर ऐसा कुछ वेव ले लिया जिसका सिर्फ इतना बड़ा वेव ले लिया कि जिसका सिर्फ इतना ही पार्ट इसमें आ पा रहा है, उस वेव के साइज का सिर्फ इतना ही पार्ट इसमें आ पा रहा है, इतना बड़ा वेव है, तो इसके अंदर प्रॉपरली वाइब्रेशन होगा नहीं। तो कंडीशन एंटी नोड और नोड की है वो फॉलो हो पाएगी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा वेव ले लिया कि अगर इतना ही पार्ट आ रहा है तो ये तो हमारा एंटी नोड है ही नहीं ना। एंटी नोड तो यहाँ पे आता है, सबसे पहला एंटी नोड तो λ/4 पे आता है। मतलब पहला साइज इतना बड़ा लेना है कि λ/4 कम से कम इस ऑर्गन पाइप में सेट हो जाए। सो जो फ्रीक्वेंसी इतना बड़ा वेव जनरेट करने वाली है उसको आप इस वे में कैलकुलेट कर सकते हो। Here L, that is the length of the pipe, I have introduced the correction, is λ/4. 4L is equals to lambda, so V/4L is equals to N. There is a fundamental frequency और फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, जिसपे फर्स्ट प्रॉपर वाइब्रेशन होता है, ना लेंथ से कम ना लेंथ से ज्यादा। होप यू अंडरस्टूड। सेकंड ट्राई किया, सेकंड वेवलेंथ लेके, जहां पर वापस हमको रेजोनेंस मिलेगा। हमने ट्राई किया एक ऐसा वेवलेंथ लेने का सो दैट मुझे सेकंड जो, अब मैं वेव का साइज छोटा करती जा रही हूँ, तो मुझे दूसरा ऐसा एक वेवलेंथ चाहिए जिसपे वापस से मुझे एंटी नोड और नोड का कंडीशन मिले। अगर मैंने ऐसा कोई वेव लिया, ऐसा कोई वेवलेंथ लिया जिसका सिर्फ इतना ही पार्ट इसमें आ रहा है, तो जो कंडीशन मुझे चाहिए वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मतलब दूसरा इतना बड़ा वेव लेना पड़ेगा कि कम से कम इतना पार्ट इस वेव के अंदर एडजस्ट हो जाए, सो दैट मुझे एंटी नोड और नोड का कंडीशन फुलफिल हो जाए। सो दिस इज दैट वेवलेंथ in which 3 λ/4 can be easily adjusted inside this length. Your total length is divided into 3 λ/4.
3 lambda 1, सी देखो यहाँ पे लैम्बडा नहीं लिया, लैम्बडा 1 लिया है, मींस दिस इज न्यू वेवलेंथ फॉर विच यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट इनसाइड इट सो दैट यू कैन गेट एंटी नोड एंड नोड। तो इतना बड़ा साइज लेना पड़ेगा वेवलेंथ का अभी भी, छोटा करने के बाद भी, कि कितना पार्ट उसमें एडजस्ट होना चाहिए 3 लैम्बडा बाई 4 का, तभी मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर इतना बड़ा वेव ले लिया कि 3 लैम्बडा बाई 4 के लिए के बजाय इतना पार्ट अंदर आने लगा, इसमें एडजस्ट होने लगा, तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे को एंड पे क्या चाहिए, एंटी नोड। इससे कम का वेवलेंथ ले लिया, लेट अस से 15 मीटर्स पे 3 लैम्बडा बाई 4 का पार्ट इसमें आ जाता है, बाकी का पार्ट बाहर आ रहा है, सो मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड है। 15 से अगर 16 भी ले लिया, साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो ये पार्ट नहीं आएगा, यहीं पर कहीं पर वेव यहीं पर खत्म हो जाएगा, तो मुझे एंटी नोड मिला क्या, नहीं मिला। तो ये वो वेवलेंथ है जिसमें मेरा 3 लैम्बडा बाई 4 इजीली इसमें सेट हो जाए, इस पाइप में, इस लेंथ के पाइप में सेट हो जाए। सो ये कैपिटल एल इज मैं करेक्शन के साथ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। 3 लैम्बडा 1 बाई 4, लैम्बडा 1 इज इक्वल्स टू 4l बाई 3, v इज इक्वल्स टू n1 लैम्बडा 1। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई, क्योंकि साइज छोटा हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। आप फ्रीक्वेंसीज का आप अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क का यूज करके आप ऐसे वेव जनरेट कर सकते हो। ओके, सो n1 into 4l by 3, n1 by 4l by 3, 3v by 4l, v is the sound, velocity of a sound in this organ pipe. So velocity of sound तो हमेशा सेम ही रहने वाली है in this organ pipe, in this one medium. So 3v by 4l, और v by 4l क्या था, n, it is 3 times of n। मतलब दूसरा रेजोनेंस उसने कहाँ दिखाया, 3 times of n पे, 2 times of n जैसा कुछ नहीं आया इसके अंदर, पर 2 times of n होता तो है, that is your second harmonic। बट सेकेंड हार्मोनिक इस पर्टिकुलर लेंथ के लिए, इस पर्टिकुलर पाइप क्लोज एट वन एंड के लिए प्रेजेंट नहीं है, किसी के लिए भी नहीं होगा। पाइप क्लोज एट वन एंड में आपको सेकेंड हार्मोनिक नहीं मिलता है, सीधा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद आपको सीधा 3n मिलता है, इसीलिए ओवरटोन को लाना पड़ा। ओवरटोन ये बताता है कि दूसरी कौन सी फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जिसमें वेव प्रॉपरली उसमें एडजस्ट हो पा रहा है। सो दिस इज योर फर्स्ट ओवरटोन, means here your third harmonic is the first overtone। Clear? Are you clear with the things? Hello miss। हाँ बोलो। Ma'am